वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि कैसे हम एक कैरेक्टर को ही लेकर पॉलिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया था टॉल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ट्रू ब्रीड है, ठीक है। ट्रू ब्रीड मीन्स इसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, दोनों क्या है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं। तो टॉल को हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और डॉर्फ डॉर्फ को या शॉर्ट को हम किस से डिनोट करते हैं? दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। जब यहाँ पे गेमेट फॉर्म होगा तो सिर्फ एक ही टाइप का गेमेट फॉर्म होगा, दैट इज कैपिटल टी। ओके, तो जितने भी गेमेट्स फॉर्म होंगे वो सिर्फ कैपिटल टी होगा। ओके, तो जितने भी गेमेट बनाएगा ये प्लांट वो कैपिटल टी ही फॉर्म करेगा। और अगर हम डॉर्फ प्लांट की बात करेंगे तो वो भी एक ही टाइप का गेमेट फॉर्म करेगा, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। तो जितने भी ओवम या स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो वो स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। फिर अगर हमने इसका क्रॉस किया तो हमें पता है यहाँ से सिर्फ एक ही गेमेट आना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर हम इसको फीमेल कंसिडर करेंगे और अगर इसको हम मेल कंसिडर करेंगे तो मेल से हमेशा एक टाइप का स्पर्म आएगा, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। इसमें से कोई भी आए तो एक ही आएगा, दैट इज कैपिटल टी। और फीमेल से ओवम कौन सा आएगा? दैट इज एक ही टाइप का ओवम आएगा, दैट इज हैविंग द वन ट्रेड, दैट इज अ स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने एक एक कैरेक्टर लिया है। फिर ये हमारा हाइब्रिड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। बट फिनोटाइप क्या है? हमने कहा था कि एक जो ट्रेट है जो एक्सप्रेस होता है दैट इज डोमिनेंट, और एक जो सप्रेस होता है या एक्सप्रेस नहीं हो पाता दैट इज द रिसेसिव। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस हो रहा था क्योंकि जो प्लांट था हाइब्रिड वो क्या था? वो टॉल था, ठीक है। तो इसका मतलब जो टॉल के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द ट्रेट, दैट इज द टी, वो एक्सप्रेस हो रहा है, और जो डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कैपिटल टी को डोमिनेंट कहा और इसको क्या बोला हमने? रिसेसिव। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हिटेरो। हिटेरो क्योंकि डिफरेंट इसमें है, हिटेरो जाइगस, ठीक है। हिटेरो जाइगस बोलेंगे। ओके, तो दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट, जो हमने ऑलरेडी कहा था कल। और इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस, बड़े एक्सप्रेस नहीं होता है इसलिए होमोजाइगस रेसेसिव बोलते हैं। ओके, तो फिर हमने क्या किया? इसी प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज किया, सेल्फ पॉलिनेट, या हम सेल्फ फर्टिलाइज भी बोल सकते हैं। इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के बाद अब देखो यहाँ पे कितने टाइप्स के गैमेट फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हम सेम टाइप के ही पेरेंट्स को सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? टॉल है, ये भी क्या है? टॉल है। अब यहाँ पे गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे? अब देखो यहाँ पे गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे? यहाँ से दो गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, मीन्स दो टाइप्स के। तो यहाँ से अगर हम इसको मेल कंसिडर किया और इसको हमने फीमेल कंसिडर किया तो मेल दो टाइप्स के स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो एक टाइप के स्पर्म में कैपिटल टी होगा और एक टाइप के स्पर्म में क्या होगा? स्मॉल टी होगा। ओके, तो इसी तरीके से जितने भी स्पर्म्स होंगे तो उसमें सिर्फ दो टाइप्स के गैमेट्स होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ऊपर क्या था? सिर्फ एक टाइप का ही गैमेट था, दैट इज कैपिटल टी। यहाँ पे दो टाइप्स के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वैसे ही यहाँ पे भी फीमेल में भी दो टाइप्स के ओवम प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब यहाँ से कोई भी क्रॉस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। कोई भी क्रॉस यहाँ पे बन सकता है। देखो यहाँ से क्या, फीमेल से कैपिटल टी भी आ सकता है और मेल से भी कैपिटल टी आ सकता है, ठीक है। कैपिटल टी स्पर्म और कैपिटल टी ओवम का फ्यूजन हो सकता है। वैसे ही अगर यहाँ से स्मॉल कैपिटल टी आ गया मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से स्मॉल टी आ गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा दूसरा जो ऑफस्प्रिंग है वो फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मेल की तरफ से स्मॉल टी आ गया और फीमेल की तरफ से कैपिटल टी आ गया तो हमारा तीसरा जनरेशन यहाँ पे डेवलप होता है। और वैसे ही अगर दोनों
पेरेंट से स्मॉल टी आ गया तो हमारा चौथा जनरेशन। तो ये 4 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होंगे, ठीक है? चाहे वो कितने नंबर में हो, चाहे 50 बच्चे हो या 100 ऑफस्प्रिंग हो, बट उनमें ये 4 टाइप्स के ही आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ एक है कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी कैपिटल टी टॉल और जो स्मॉल टी दैट इज़ द डॉर्फ। ओके, तो इसका रेशो बनता है, देखो ये कितने हैं टॉल 1, 2, 3, तो 3:1 इसका फिनोटाइपिक रेशो है, ठीक है? जीनोटाइपिक क्या बनता है? जीनोटाइपिक क्या है देखो 1 हमारे पास कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने वाले हैं? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और है क्या? नहीं है, तो इसीलिए 1:2। उसके बाद स्मॉल टी वाले कितने हैं? स्मॉल टी वाले कितने हैं? देखो इसमें इन चारों में सिर्फ एक जनरेशन है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 1। तो दिस इज़ द जीनोटाइपिक रेशो और दिस इज़ द फिनोटाइपिक रेशो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशो कितना आता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो आता है 3:1। तो ये हमने कल पढ़ा था और इसी के बेसिस पे हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस इसलिए कहा क्योंकि जो भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड में जो जीन एक्सप्रेस हो पा रहा है दैट इज़ द डोमिनेंट एंड जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है दैट इज़ द रिसेसिव। ओके, और जो हाइब्रिड फॉर्म में जो हमेशा एक्सप्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे। और वो जब भी एक रिसेसिव के साथ मिला होगा तो ऑलवेज इट विल एक्सप्रेस, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद हमने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा क्या कहा था कि जब भी गैमेट फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे गैमेट फॉर्म हुआ, इसके बाद इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद वो एक ऑफस्प्रिंग में चले गए। तो ऑफस्प्रिंग में जाने के बाद इन दोनों का ब्लेंडिंग नहीं होता, ठीक है? कैपिटल टी और स्मॉल टी का ब्लेंडिंग नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं बट अलग अलग रहते हैं, ठीक है? टी अलग रहेगा, टी अलग रहेगा, इन दोनों का ब्लेंडिंग नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद देखो आप जब इनका ब्लेंडिंग नहीं होगा तो क्या होगा? जब नेक्स्ट जनरेशन जब फॉर्म होगा, जब नेक्स्ट जब ये गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो ये ट्रेड्स हैं वो अलग-अलग गैमेट्स में चले जाएँगे, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, देखो यहाँ पे टी अलग गैमेट में चला गया, स्मॉल टी यहाँ अलग चला गया। ये दोनों साथ में नहीं जा रहे एक गैमेट में, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ से हमें क्या मिला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ पहले हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, देन हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, देन हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं? हम 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं, ठीक है? हमने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था? एक कैरेक्टर को लिया था, दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइट लिया था तो सिर्फ हमने हाइट लिया, फिर अगर हमने सिर्फ कलर लिया, सीड कलर लिया, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कैरेक्टर्स को साथ में लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो हम सीड की बात करेंगे, दैट इज़ सीड का जो शेप है, ठीक है? सीड शेप एंड कलर, ठीक है? सीड शेप एंड कलर ये दोनों अलग ट्रेट है, ठीक है? सीड शेप अलग ट्रेट है और कलर अलग ट्रेट है। तो हम क्या करेंगे? तो सीड शेप क्या है? दैट इज़ राउंड और रिंकल रहता है और कलर क्या रहता है? येलो एंड ग्रीन। तो अब हम यहाँ लेते हैं, हम राउंड को हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और येलो को हमेशा कैपिटल डब्ल्यू वाई से, ठीक है? और ग्रीन रिंकल को हम हमेशा स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं और ग्रीन को हमेशा, तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों ट्रू ब्रीड है, ठीक है? ट्रू ब्रीड हम भी इसको बोलेंगे, ठीक है? फिर अब इसका हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में अब देखो यहाँ पे कितने टाइप्स के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है? वैसे ही कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को ले रहे हैं और यहाँ पे भी देखो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे भी एक टाइप का गैमेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है? जब इनका ये गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारा यहाँ पे जनरेशन बनता है कैपिटल आर। ओके, तो दिस इज़ द ये क्या था? राउंड और येलो था और ये रिंकल्ड और ग्रीन था। अब यहाँ पे देखो जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था वो क्या था? राउंड एंड येलो। इसका मतलब ये है कि राउंड डोमिनेंट है,
करेक्टर और येलो क्या है, ये भी क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। ओके, तो जब हमने इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया, सेल्फ फर्टिलाइज करने के बाद जो हमारा गैमेट यहाँ पे फॉर्म होगा, अब देखो यहाँ पे 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के गैमेट फॉर्म होते हैं। तो कौन-कौन से गैमेट्स थे? दैट इज़ कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ओके, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये और ये। इसके बाद स्मॉल और कैपिटल वाई, स्मॉल और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होंगे। ओके, तो अगर हम मेल का लेंगे और अगर हम एक फीमेल का लेंगे तो फीमेल में भी वही टाइप्स के ओवम प्रोड्यूस होंगे। दैट इज़ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब पुनेट स्क्वायर देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। तो एक होगा हमारा, अगर हम यहाँ पे इस साइड पे अगर हम फीमेल का डालेंगे और इस साइड पे हम अगर मेल का डालेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। वैसे ही यहाँ पे भी है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो फिर इसको पुनेट स्क्वायर में अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब इसका पुनेट स्क्वायर हम कंप्लीट करते हैं। कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई बट स्मॉल वाई है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, वैसे ही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो वैसे ही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो इसका जी फिनोटाइप हम देखेंगे तो हमने ऑलरेडी कहा कि जो आर है वो डोमिनेंट है और वाई क्या है, डोमिनेंट है। तो जहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई होगा तो वो हो क्या, वो होगा राउंड एंड येलो। देखो ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या है, राउंड येलो। यहाँ पे देखो राउंड है और ये भी क्या है, येलो है। ठीक है, राउंड येलो, ये राउंड येलो, अगेन राउंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल बाय स्मॉल है। अब ये क्या होगा, येलो की जगह पे ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन, देन राउंड अगेन येलो, देन राउंड अगेन ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो, यहाँ पे राउंड के जगह पे रिंकल्ड और येलो, यहाँ पे रिंकल्ड और येलो। तो वैसे ही यहाँ पे राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो। अब हमारे पास राउंड येलो देखो आप, देन रिंकल्ड ग्रीन देखो, ये दोनों क्या है, पेरेंटल है। देन हमारे पास दो नए कॉम्बिनेशन आए, दैट इज द राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। अब इसका रेशो निकालो। ठीक है, राउंड और येलो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9, ये रिंकल है, यहाँ रिंकल और ग्रीन है। ठीक है, 9 है राउंड और येलो। रिंकल ग्रीन देखो, रिंकल ग्रीन एक ही है। राउंड और ग्रीन देखो, राउंड और ग्रीन एक, राउंड और ग्रीन दो, राउंड और ग्रीन तीन, तीन है। ठीक है, और एक देखो कौन सा, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो एक, रिंकल एंड येलो दो, रिंकल और येलो तीन, तो ये भी क्या है, तीन।
तो 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 13 14 15 16। तो 16 है, 16 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो F2 जनरेशन का अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, ठीक है, तो सॉरी फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, तो वो आता है 9:3:3:1। ठीक, क्या आता है? फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। 9 कौन सा है? राउंड एंड येलो। 3 कौन सा है? रिंकल्ड राउंड एंड ग्रीन। और दूसरा 3 कौन सा है? दैट इज द रिंकल्ड एंड येलो। और 1 कौन सा है? दैट इज द रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, दैट इज 9:3:3:1। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो वो जीनोटिपिक रेशियो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? जीनोटिपिक रेशियो आता है उसका, दैट विल बी अराउंड, यहाँ पे आप खुद निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई देखो, 1:, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखो, 1 2 2 2 2 2 2 1:2 2:, कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई देखो, 1 2, ये भी क्या है? 2 है। देन कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखो, 2 3 4, यार है 4। उसके बाद देखो राउंड रिंग येलो वाला, रिंकल एंड येलो वाला, रिंकल एंड येलो देखो, एक ये वाला आ रहा है, वो ये आएगा 1, ये आएगा 1, रिंकल्ड येलो, ये आएगा 2। ओके, मैं भी देख रहा हूँ, रेशो निकाल रहा हूँ अभी। 2 और एक है हमारा 4 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी और 3 आएंगे, रेड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ये आ गया 2 राउंड एंड ग्रीन। देन रिंकल्ड येलो, ये एक और एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारा रेशो आता है फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो 1:2:2:4:1:2:2:1:1। ये फिनोटिपिक रेशो एक इसका जीनोटिपिक रेशो है जब हम जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, ठीक है, जब हम दो कैरेक्टर्स को लेते हैं। तो अब देखो जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया? 2 कैरेक्टर्स लिए। एक था हमारा दैट इज उसका सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे थे, तो वो गैमेट्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब देखो F1 जनरेशन के बाद हम F2 जनरेशन की बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे 4 गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। अगर ये जो जीन्स हैं, दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल वाई, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, या एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, या एक दूसरे के साथ साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम अगर ऐसा होता, तो यहाँ पे 4 गैमेट्स देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 गैमेट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज कैपिटल आर और वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, सिर्फ आपको 2 गैमेट्स देखने को मिलता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको 4 गैमेट्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है, वो एक ही जीन पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि हमेशा आर के साथ हमेशा वाई, कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई आएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ऐसा यहाँ पे होता, तो हमारा जो हाइब्रिड का जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, तो सिर्फ आपको 2 गैमेट्स से देखने को मिलता है, दैट इज कैपिटल आर हमेशा वाई के साथ रहता है, कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ रहता है। बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे आपको 4 गैमेट्स देखने को मिल रहा है, आपको 2 और गैमेट्स देखने को मिल रहा है, दैट इज कैपिटल आर
स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है। तो उससे ये पता चलता है कि ये जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। ये दो कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने अपना जो तीसरा लॉ दिया था, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। क्या दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, the law states that the factors of different characters located in different pairs of chromosomes are independent of one another in their segregation during gamete formation, that is the म्योसिस। अब उस टाइम पे म्योसिस का कंसेप्ट नहीं था, तो सिर्फ गेमेट फॉर्मेशन कहते थे। ओके, तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो उस टाइम पे जीन भी जो नाम है वो भी नहीं दिया था, ठीक है। उस टाइम पे फैक्टर्स कहते थे, ठीक है, जीन्स नहीं कहते थे। तो द लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स दैट इज द जो जीन हम बोलेंगे यहाँ पे, जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। डिफरेंट कैरेक्टर कौन सा था? दैट इज द हमारा एक तो राउंड सीट कलर था, सीट शेप था, और शीप और कलर था, सीट कलर, ठीक है, सीट कलर और जो सीट शेप था। तो दीज आर द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो फैक्टर्स, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, दैट इज कलर एंड शेप, लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये दो क्रोमोसोम से यहाँ एक कलर यहाँ पे लोकेटेड है और शेप के लिए जो जीन है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो उसने कहा कि द लॉ स्टेट्स दैट फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, दैट इज शेप एंड कलर, उसके लिए जो फैक्टर्स है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे क्या है, लोकेटेड है, located in different pairs of chromosomes are independent of one another। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है सीट कलर के लिए, और दिस इज फॉर सीट, दिस इज फॉर सीट शेप, दिस इज फॉर सीट कलर। तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है, एंड कैन सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन, और वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं गेमिट फॉर्मेशन के लिए। देखो जब यहाँ पे गेमिट फॉर्म होगा तो क्या होता है, तो गेमिट फॉर्म हो रहा है, तो इसमें से ये जो आर है, ये वाला जो कैपिटल आर, वो ही कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। मैं इसको, इस क्रोमोसोम को इस तरह दिखाता हूँ, ठीक है, और इस क्रोमोसोम को इस तरह दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो आर है वो इसके साथ भी जा सकता है, ये यार इसके साथ भी जा सकता है। अगर वो इसके साथ गया तो हमारा क्रोमोसोम ऐसे दिखेगा आपको। अगर ये इसके साथ गया तो एक ऐसा होगा और एक प्लेन होगा। तो वैसे ही अगर ये वाला आर इसके साथ गया तो एक प्लेन होगा और एक इस तरीके से, और अगर ये इसके साथ गया तो दोनों क्या होंगे, प्लेन होंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आर है सिर्फ इस वाई के साथ जाए और ये वाला जो है वो इसके साथ जाए, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे ही अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करेंगे तो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में हमने देखा, ओके, तो हाइब्रिड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है
दिस इज़ द स्मॉल वाई, और दिस इज़ द स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमने देखा था हाइब्रिड में, हमारा हाइब्रिड जो F1 जनरेशन फॉर्म हुआ था, ठीक है, F1 जनरेशन 2, यहाँ पे देखो जो F1 जनरेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द हाइब्रिड, ठीक है, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो हम इसको क्रोमोसोम के हिसाब से दिखाएंगे। ओके, तो ये जब गेमेट फॉर्म करेंगे तो 4 गेमेट हमें देखने को मिलता है, जो हमने देखा था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये सिर्फ़ इस वाई के साथ ही जाए, ये जो आर है वो इस वाई के साथ भी जा सकता है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा एक है, और ये अगर ये आर कैपिटल कैपिटल वाई के साथ गया तो ऐसे दिखेगा, अगर ये आर स्मॉल वाई के साथ गया तो वो इस तरीके से दिखेगा, अगर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ गया तो इस तरह से दिखेगा, और अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ गया तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यह है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल और स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गेमेट्स है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं गेमेट्स में। ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ऐसा ये इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ भी जा रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस या गेमेट फॉर्मेशन में। तो यही लॉ है, यही स्टेट करता है कि जो ट्रेड्स के लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है ड्यूरिंग मियोसिस या ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो हम इसको ऐसे भी वो कर सकते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इफ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स एट अ टाइम, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट एंड इन द progeny of subsequent generation is independent of each other. Okay, if we consider the inheritance of 2 or more factors at a time, their distribution in the gametes and in progeny of subsequent generation is independent of each अदर, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे हमने जो लिए, वो एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हमेशा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ रहता है, और स्मॉल वाई हमेशा स्मॉल आर के साथ रहता है। बट यहाँ पे आपको 4 कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे यही बेंडल ने कहा कि ये जो जीन्स हैं, जब गेमेट फॉर्म होता है, जो दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए या एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। कब, जब मियोसिस हो रहा होगा या जब गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक है, किस तरीके से जो गैमेट्स है वो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो, हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमेशा रेशियो आता है, दैट इज 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। तो 9 हमको क्या दिखा, 9 हमको दिखा रेड और राउंड और येलो, हमको 3 दिखा रिंकल्ड एंड ग्रीन, और 3 दिखा हमको राउंड एंड ग्रीन, और हमको एक दिखा दैट इज द सॉरी एक राउंड एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन हमको 3 दिखा। देन रिंकल्ड एंड येलो हमको दिखा, रिंकल्ड एंड येलो हमको दिखा 3, और हमारा मेन जो पेरेंटल था दैट इज़ द रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो 9 ये दिखा हमको, राउंड राउंड ग्रीन हमको 3 दिखा, रिंकल येलो हमको दिखा 3, और रिंकल ग्रीन दिखा हमको 1। तो इसीलिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो बनता है 9:3:3:1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेंडल्स लॉ के क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या इंपॉर्टेंस उसके थे। तो ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बेसिस पे जो दिया था दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंस था मेंडलिज्म का वो क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट था इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दैट इज इम्प्रूवमेंट्स ऑफ प्लांट। सो हाइब्रिडाइजेशन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ प्लांट। तो जो हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट्स है अभी हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मेनली जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज है प्लांट के उसको ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेनिंग इम्प्रूव्ड varieties of plants, okay, then this process result in combination of desirable characters of two or more species or varieties. In other words, desirable characters of one species are transferred to the other. Law of inheritance have helped the plant breeders in this regard, ठीक है। तो उससे क्या होगा? तो हमको जो भी कैरेक्टर्स चाहिए एक वैरायटी ऑफ प्लांट का, ठीक है, तो हम वो कैरेक्टर्स को लेके उन दो प्लांट्स को हाइब्रिड फर्टिलाइज करके या पोलिनेट करके हम वो दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में ला सकते हैं। तो ये इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है मेंडलिज्म का कि हम जो प्लांट है उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं टू ऑब्टेन द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है मेंडलिज्म का, दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स। जैसे प्लांट का इम्प्रूवमेंट होता है वैसे ही हम एनिमल्स का भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम ब्रीड कर सकते हैं या हम हाइब्रिडाइज कर सकते हैं दो एनिमल्स को जिनका जो कैरेक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट या जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, हम उन दो एनिमल्स को ब्रीड करके या हाइब्रिडाइज करके हम एक वैरायटी डेवलप कर सकते हैं जो बहुत ही इम्प्रूव्ड हो और जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। Okay, so hybridization through artificial insemination has proved highly successful in improving the quality of milk, meat, egg and other animal products. तो अगर हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को लेंगे बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, तो हम वैसे ब्रीड बना सकते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स का या कोई भी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं पोल्ट्री में या डेयरी में, तो हम वैसे एनिमल्स का डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मिल्क ज़्यादा चाहिए तो हम होल्स्टीन फ्रिशियन को ब्रीड कर सकते हैं हमारे जो भी देसी कोई भी कैटल ब्रीड होगा उसके साथ, ठीक है। या अगर हमको इम्प्रूव्ड एग प्रोडक्शन चाहिए तो हमें एग लेयर्स जो भी एग लेयर्स है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वैरायटी है, ठीक है, तो उनमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं हम उसको डाल के वो बाय हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हम वो इम्प्रूव्ड एनिमल्स हम डेवलप कर सकते हैं, ओके। देन जो तीसरा है दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी पोस्टुलेटेड बाय मेंडल आर इक्वली एप्लीकेबल टू मैनकाइंड। तो हम ह्यूमंस में भी वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर्स हम चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेस बहुत ही शॉर्ट होगा, एक रेस बहुत लॉन्ग होगा, तो हम उन शॉर्ट और लॉन्ग रेस वाले एनिमल्स का अगर हम फ्यूजन करेंगे या उनकी शादी करा देंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो मतलब वो बच्चे उनमें वो जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हम देखना चाहते हैं वो उनमें हो सकता है, ओके। तो देन डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, ठीक है, अगर डिस्प्यूटेड पेरेंटेज होगा वो भी हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस से पता लगा सकते हैं। सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप कैन सॉल्व द डिस्प्यूटेड पेरेंटेज ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्लड जो है ब्लड ग्रुप से हम जो पेरेंटेज है उसको सॉल्व कर सकते थे, बट अभी हम बाय डिफरेंट डीएनए प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे कि डीएनए माइक्रो एरे है या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, उसके थ्रू हम जो डिस्प्यूटेड पेरेंटेज है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि किसका बच्चा है, ठीक है। अगर पेरेंट क्लेम कर रहा होगा कि ये मेरा बच्चा है, दो पेरेंट्स होंगे, तो अगर वो क्लेम कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा है, तो हम बाय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या जो जेनेटिक्स के बेसिस के ऊपर हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, ठीक है, जिसमें जो क्रोमोसोम से क्या होते हैं, क्रोमोसोम से स्प्रेड होते हैं या क्रोमोसोम से इनहेरिट होते हैं। तो
उसको भी हम जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मेंडलिज्म का नॉलेज हमारे पास पता होगा तो हम जो पेडिग्री एनालिसिस है वो करके हम डोमिनेंट वो जो डिजीज़ उनमें डेवलप हुआ वो उनके बच्चों में हो सकता है कि नहीं, हम वो बता सकते हैं। ओके, अगर हमें प्योर मेंडलिज्म के बारे में पता होगा तो फॉर एग्जांपल जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, तो जैसे कि हीमोफीलिया है, ठीक है, तो हीमोफीलिया हम पता लगा सकते हैं दैट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, तो हम बता सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि उनके बच्चे में कितना चांसेस है कि वो डिज़ीज़ जो उनके फादर या मदर में है वो उनके बच्चों में भी हो सकता है। ओके, तो हम ऐसा भी बता सकते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो उनके बच्चे में ये जो डिजीज़ है वो डेवलप हो सकती है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है किसके, मेंडलिज्म का। देन रीज़न क्या है मेंडल के सक्सेस का, ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे मेंडल के जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सक्सेस हुए थे, ठीक है। तो पहला उसका जो चॉइस था पाइसम स्टाइवम का, तो वो चॉइस रिस्पॉन्सिबल था उसके जो सक्सेसफुल एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो जो पी प्लांट है उसके मैंने आपको पहले कैरेक्टर्स बताए थे कि उसने क्यों चूज़ किया था पाइसम स्टाइवम को, ठीक है। दूसरा मेंडल ने जो प्लांट्स थे उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड उसने रखा था, ठीक है। तो हर एक क्रॉस का उसने कंप्लीट रिकॉर्ड रखा था। तीसरा, तो वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही अच्छा था, उसका हाथ बहुत ही अच्छा था, तो इसीलिए उसने स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए थे टू फाइनलाइजिंग द रिज़ल्ट, ठीक है। तो फाइनलाइजिंग द रिज़ल्ट उसकी वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ। चौथा, जो उसने ट्रेड्स लिए थे मेनली जो डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे वो कैरेक्टर्स वो जो कैरेक्टर्स उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेज़ेंट थे, ठीक है। कितने क्रोमोसोम पे? 4 क्रोमोसोम्स पे 1 1 1 4 1 5 1 2 5 7, ठीक है। तो इन 4 क्रोमोसोम्स पे वो प्रेज़ेंट था। तो जो ट्रेट्स थे उनके बीच में लिंकेज नहीं था, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा रहे थे और उन जीन्स के बीच में जीन इंटरैक्शन नहीं था। तो ये जो चीज़ें नहीं थी उसकी वजह से जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे उसके वो क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। अगर ये चीज़ें होती तो उसके जो रिज़ल्ट्स है वो डिफरेंट आते। बट उसने वो कैरेक्टर्स लिए जो अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेज़ेंट था और उनमें ये जो 3 चीज़ें थी वो एब्सेंट थी, दैट इज़ लिंकेज एब्सेंट था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एब्सेंट था और जीन इंटरैक्शन एब्सेंस था, ठीक है। तो ये और एक रीज़न था जो मेंडल के सक्सेस के लिए, एक्सपेरिमेंटल सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट था। और उसने कंटामिनेशन को बहुत प्रॉपर्ली चेक किया था कि कोई भी फॉरेन जो पोलन है वो उसके प्लांट को फ्यूज़ ना करे या फर्टिलाइज़ ना करे, तो उसका भी उसने बहुत ख़ास ख़्याल रखा था। तो उसने और एक बात, जो वेरिएशंस है उन पे ज़्यादा उसने काम नहीं किया। जो उनको वेरिएशंस दिखे थे उस वेरिएशंस पे उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और उन वेरिएशंस को उसने इग्नोर किया था। जैसे कि लिंकेज था फ्लावर कलर और सीड कलर में, तो उसने उन चीज़ों को वहाँ पे इग्नोर किया था। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, मेनली जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स है उसके सक्सेस के लिए, जो मेंडल है उसके सक्सेस के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द laws of genetics given by the Mendel, that is the law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, and monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, thank you.